न्यूजीलैंड क्रिकेट (NZC) वर्तमान में एक ऐतिहासिक परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। दुनिया भर में फल फूल रही टीबीज फ्रेंचाइजी संस्कृति से कदमताल मिलाने के लिए न्यूजीलैंड अब अपनी नई लीग NZ20 को उतारने की तैयारी कर रहा है। ये केवल एक नया टूर्नामेंट शुरू करने की बात नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड के पारंपरिक क्रिकेट ढांचे को पूरी तरह से बदलने और उसे आधुनिक व्यावसायिक युग के अनुकूल बनाने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। NZ20 क्या है? NZ20 एक प्रस्तावित निजी निवेश आधारित टीबीज फ्रेंचाइजी लीग है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यूजीलैंड के मौजूदा घरेलू टीबीज टूर्नामेंट सुपर स्मैश को रिप्लेस करना या उसे एक वैश्विक पहचान दिलाना है। जहां सुपर स्मैश एक पारंपरिक प्रांतीय प्रोविंशियल ढांचा है, वहीं NZ20 IPL, बिग बैश BBL और SA20 की तर्ज पर निजी स्वामित्व वाली टीमों के खेला जाएगा। इस बड़े बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने इस समय 3 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, जिनका समाधान NZ20 में देखा जा रहा है। 1. खिलाड़ियों का पलायन, द प्लेयर एक्सोडस। हाल के वर्षों में ट्रेंट बोल्ट, केन विलियमसन और डेवॉन कॉनवे जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने विदेशी टीबीज लीग्स में खेलने के लिए अपने केंद्रीय अनुबंध सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ दिया या उनमें ढील मांगी है। न्यूजीलैंड के पास वर्तमान में ऐसा कोई वित्तीय ढांचा नहीं है जो खिलाड़ियों को देश में रुकने के लिए मजबूर कर सके। NZ20 के माध्यम से खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर ही बेहतर पैसा मिलेगा। 2. सुपर स्मैश की घटती प्रासंगिकता। सुपर स्मैश लंबे समय से न्यूजीलैंड का प्राथमिक टीबीज टूर्नामेंट रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई खास पहचान नहीं बन पाई। न तो इसमें बड़े विदेशी सितारे आते हैं और न ही इसे वैश्विक स्तर पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आधुनिक टीबीज बाजार में टिके रहने के लिए ग्लैमर और पूंजी अनिवार्य हो गई है। 3. वित्तीय स्थिरता और संसाधन। न्यूजीलैंड एक छोटा देश है जहां केवल 6 प्रथम श्रेणी टीमें हैं। सीमित संसाधनों के कारण बोर्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय दौरों और घरेलू ढांचे का खर्च उठाना मुश्किल होता जा रहा है। निजी निवेशकों प्राइवेट इक्विटी के आने से बोर्ड को वित्तीय मजबूती मिलेगी। NZ20 की प्रस्तावित संरचना और योजना। रिपोर्ट्स के अनुसार इस लीग का खाका तैयार किया जा चुका है और इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। टीमें। शुरुआती तौर पर इसमें 6 टीमें होने की संभावना है। महिला और पुरुष लीग पेशी होगी, जिसमें पुरुष टूर्नामेंट के साथ साथ महिला फ्रेंचाइजी लीग भी आयोजित की जाएगी। समय सीमा। पुरुष लीग की शुरुआत जनवरी 2027 में प्रस्तावित है, जबकि महिला लीग उसी वर्ष के अंत में शुरू हो सकती है। अवधि। टूर्नामेंट लगभग 4 सप्ताह का होगा, जिसमें प्रत्येक टीम को पर्याप्त मैच मिलेंगे। विदेशी खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 4 से 5 विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने की योजना है, ताकि टूर्नामेंट की ब्रांड वैल्यू बढ़ सके। संभावित चुनौतियां। राह आसान नहीं है। NZ20 के सामने सबसे बड़ी दीवार क्रिकेट कैलेंडर है। जनवरी का महीना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और अन्य लीग्स के लिए बहुत व्यस्त रहता है। 1. लीग्स का टकराव। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश और दक्षिण अफ्रीका की SA20 अपने चरम पर होती हैं। ऐसे में बड़े विदेशी खिलाड़ियों और ब्रॉडकास्टर्स का ध्यान खींचना न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। 2. आंतरिक विरोध। न्यूजीलैंड क्रिकेट के कुछ पारंपरिक समर्थक और पूर्व अधिकारी इस निजीकरण के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि निजी निवेशकों के आने से खेल की मूल भावना और घरेलू क्लबों का महत्व कम हो जाएगा। 3. सुपर स्मैश का भविष्य। यदि NZ20 सफल होती है, तो 2025-26 का सीजन सुपर स्मैश का आखिरी सीजन हो सकता है। पारंपरिक प्रांतीय टीमों जैसे ऑकलैंड एसेस या कैंटरबरी किंग्स की पहचान खोने का डर भी क्रिकेट गलियारों में चर्चा का विषय है। निष्कर्ष। एक गेम चेंजर कदम। अंततः NZ20 न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। यदि बोर्ड समय रहते इस आधुनिक मॉडल को नहीं अपनाता, तो वो अपने बेहतरीन खिलाड़ियों को विदेशी लीग्स के हाथों खोता रहेगा। NZ20 के संभावित लाभ। युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों के साथ खेलने का मौका मिलेगा। न्यूजीलैंड में क्रिकेट का बुनियादी ढांचा, स्टेडियम्स और ट्रेनिंग फैसिलिटीज बेहतर होगा। प्रसारण अधिकारों, ब्रॉडकास्टिंग राइट से होने वाली कमाई से बोर्ड आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला आना बाकी है और बिग बैश के साथ गठबंधन, जॉइंट वेंचर जैसे विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, लेकिन संकेत साफ हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट अब बदलने वाला है। यह बदलाव देश के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।